Hello. Now I'm going to start a new series and this is Know Your Drugs. So in Know Your Drugs series में क्या होएगा कि I'll be taking one video में I'll be taking a drug which is commonly used for a disease which is fairly common, and this is important not only for students but it is also it can be a general information for the public also, right? So एक वीडियो में we are talking about each and every one drug and all the aspects, right? So इस particular वीडियो में I'm going to talk about a drug called as rizatriptan. And जो rizatriptan drug है that is available in the market में available है there are various brands जिसके साथ में available है, but जो common brands है वो है आपकी Rizact जो Cipla की है, then we have Rizatin and we have Miscun. ये तीनों brands available है in the market और उसमें कॉमन सॉल्ट सिर्फ यही है rizatriptan. और ये ड्रग जैसे हम यहाँ पे यू कैन सी दिस इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन, अक्यूट अटैक ऑफ माइग्रेन. नाउ अब हम आगे जब ड्रग्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम इसके बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन विच आई विल बी एबल टू गिव यू इन द वीडियो इज कि एक तो ये ड्रग यूज कहाँ होती है, ब्रीफली हमने बता दिया कि माइग्रेन में यूज होती है, और इस ड्रग की डोज कौन कौन सी अवेलेबल है, फिर किस फॉर्म में ये मार्केट में अवेलेबल है, साइड इफेक्ट्स क्या है और आपको क्या क्या ध्यान रखना है when you're using this drug, right? So let's just get into it. The first one is the use. I told you the use जो इसका है that is for the treatment of acute attack of migraine. Only acute attack. Acute attack का मतलब होता है कि जब पेशेंट को अटैक माइग्रेन का हो रहा है, उसको हेडेक, थ्रॉबिंग, नोजिया, वॉमिटिंग जो भी है वो हो रहा है, दैट पर्टिकुलर टाइम पे जब हम ड्रग देते हैं उसको कहते हैं acute attack. जब अटैक खत्म हो गया उसके बाद इस ड्रग का कोई काम नहीं है, ये प्रिवेंट नहीं करता है कि दोबारा अटैक ना हो. तो जो ड्रग ऐसी होती हैं जो प्रिवेंट करती हैं कि एक अटैक के बाद अगर पेशेंट ठीक हो गया दोबारा से अटैक ना हो, उस ड्रग थेरेपी को हम कहते हैं प्रोफाइलैक्सिस. तो प्रोफाइलैक्टिक ड्रग थेरेपी का मतलब ये होता है कि जो वो ड्रग है वो आगे यूज नहीं हो रही, मतलब जो डिजीज है वो आगे नहीं हो रही है, पर ये वाली ड्रग का वो रोल नहीं है. ये वाली ड्रग का रोल सिर्फ है कि वो अटैक को रोकती है, अटैक को ठीक करती है, हेडेक को ठीक करती है, दैट इज द रोल. और इट इज इंडिकेटेड इन पेशेंट्स, जिसे हम कह सकते हैं कौन से एज ग्रुप में ये सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होंगे आपके पेशेंट्स में. सबसे ज्यादा ये बेनिफिशियल होंगे पेशेंट्स में जो के अबाव है, बच्चों में 6 से कम से बच्चे हैं उनमें इसका कोई रोल नहीं. ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू थिंक. डोजेज वाइज भी यू हैव टू सी, अगर बच्चों में दे रहे हैं या बड़ों में दे रहे हैं तो डोजेज का भी फर्क पड़ेगा. तो इसलिए हम खुद से कभी डोजेज डिसाइड नहीं कर सकते. हमेशा अगर आपको सस्पेक्टेड है, बार बार हेडेक्स हो रहे हैं, आपको लगता है माइग्रेन है, सी लगने कोई भी हेडेक माइग्रेन नहीं होती, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ हेडेक. तो डायग्नोसिस माइग्रेन का होना बहुत जरूरी है और वो डॉक्टर ही बना सकता है. सो अपने आप से आप कभी भी ये ड्रग ना लें. वैसे भी ओवर द काउंटर अलाउड नहीं है कि विदाउट प्रिस्क्रिप्शन दी जाए बिकॉज इसके बहुत साइड इफेक्ट्स भी होते हैं. सो अनटिल अनलेस आपका डायग्नोसिस बाय अ डॉक्टर होता है कि आपको माइग्रेन है तभी ये दवाई प्रिस्क्राइब की जाती है, अदरवाइज नॉट एट ऑल, बिकॉज इसके उल्टे साइड इफेक्ट्स होंगे जिसकी वजह से ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है. प्रेगनेंसी में मैक्सिमम ड्रग्स हम प्रेगनेंसी में नहीं देते हैं. द रीजन बीइंग प्रेगनेंसी में क्या होता है कि आपका जो ड्रग है वो मदर के थ्रू बेबी में जा सकता है और साइड इफेक्ट्स कॉज कर सकता है. सो मोस्ट ऑफ द ड्रग्स कैन पास इनटू द चाइल्ड इन द फीटस, इसलिए हम ज्यादातर ड्रग्स नहीं देते हैं. रिलीफ आफ्टर विद इन 2 आवर्स. यस, ये ड्रग ऐसी अगर आपको माइग्रेन का अटैक हो रहा है और आपने ये ड्रग ले ली है तो 2 घंटे के अंदर पेशेंट को रिलीफ आ जाता है. दैट इज वेरी 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 गुड इफेक्ट ऑफ दिस ड्रग. ये ड्रग काफी अच्छी है फॉर द मैनेजमेंट ऑफ माइग्रेन. बट इसमें ये ध्यान रखना है कि ये आपको जो भी डोजेज फॉर्म आपको प्रिस्क्राइब की जाएगी वो हमेशा आपको डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब करेगा कि आपको कितनी डोज लेनी है, 5 मिलीग्राम्स, 10 मिलीग्राम्स, कितनी लेनी है. और एक आपने डोज ले ली, लेट्स से 5 मिलीग्राम की डोज ले ली, पेशेंट को 2 घंटे तक रिलीफ नहीं आया तो दोबारा रिपीट कर सकते. अगेन डिस्क्लेमर मैं यह बार बार कह रही हूं कि ये जो वीडियो है दिस इज ओनली टू टेल यू अबाउट द ड्रग. इट डजंट मीन कि आपको डॉक्टर बन के खुद ही अपने आप को प्रिस्क्राइब करना. नो, यू आर नॉट सपोज टू टेक द ड्रग विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो. ठीक है, सो मल्टीपल डोजेस हमें नहीं लेनी चाहिए बिकॉज इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं और अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे कितनी डोज लेनी है तो उसके उल्टा इफेक्ट होगा. सो देन मोर देन 30 मिलीग्राम. सो अगर आप
जैसे 5 मिलीग्राम की डोज में अवेलेबल है, 10 मिलीग्राम की डोज में अवेलेबल है, 20 मिलीग्राम की डोज में अवेलेबल होती हैं ऐसी ड्रग्स। तो जैसे 10 मिलीग्राम है तो 2-3 घंटे में रिलीफ नहीं आया, आपने दोबारा ले लिया। पर ऐसा नहीं है कि आप बाहर 2 घंटे में इसको ले रहे हैं, नो, देन आपको ड्रग चेंज करने की जरूरत है, दैट मीन्स आपको फर्क नहीं पड़ रहा है। सो ये इसका यूज है ओनली फॉर अक्यूट अटैक, प्लीज रिमेंबर, ओनली फॉर अक्यूट अटैक ऑफ माइग्रेन, ये सबसे ज्यादा जरूरी है इसमें। और वैसे ये है कि जिनको माइग्रेन होता है, आप ध्यान, ये एक बात ध्यान रखने की जरूरत है कि जो माइल्ड अटैक्स हैं, जिनको बहुत ज़्यादा हेडेक नहीं हो रहा, बहुत प्रॉब्लम नहीं हो रही, उनको सिंपल जो एनाल्जेसिक्स, जो पेन किलर्स अवेलेबल है मार्केट में, ब्रूफेन है, कई लोग खा लेते हैं, एस्पिरिन है, सम पीपल लाइक दैट, तो वो भी इफेक्टिव रहती हैं। उनको इस पे जाने की जरूरत, इस पे जाने की उनको जरूरत पड़ती है, उनको उन दवाइयों से कोई रिलीफ नहीं हो रहा है, देन दे कम टू दिस, राइट। नेक्स्ट, हाउ इट वर्क्स, अब ये काम कैसे करती है। सी, काम कैसे करेगी इसका, ये आपको अगर ये पता है कि माइग्रेन में एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है, अगर मैं ऐसे बात करूं, सो माइग्रेन में क्या होता है कि जब ट्रिगर मतलब ये होता कैसे, पेशेंट को ब्राइट लाइट एकदम से उसको बड़ी लाइट में चला गया, लाउड नॉइज है, लाउड म्यूजिक है, नींद नहीं आई रात को, ऐसी कई चीजें हैं जो उसको ट्रिगर करती है माइग्रेन का अटैक। और जब ये अटैक ट्रिगर होता है तो क्या होता है कि आपके ब्रेन में कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं। जैसे केमिकल्स काफी हैं, तो अगर हम बात करें उस केमिकल्स की, एक इंपॉर्टेंट केमिकल है CGRP, ठीक है, कैल्सिटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड, ऐसे हैं सब्सटेंस P। ये सारे ऐसे केमिकल्स हैं कि ये इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। और ये कैसे इन्फ्लेमेशन करते हैं, ये आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं, जो आपके ब्रेन में नाड़ियां हैं खून की, ये ब्लड वेसल्स हैं, इसमें ये ऐसे आपके ब्लड, ये जो आपका ब्लड वेसल, इसके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है ऐसे करके, और ये आपका ब्लड वेसल है, और ये उसके सेल्स हैं ब्लड वेसल्स में। ये क्या करते हैं, ये वाली जो केमिकल्स हैं, ये आपके ब्लड वेसल्स को खोल देते हैं, ठीक है। उसको हम कहते हैं वेजो डायलिटेशन, डायलेट, खुला कर देते हैं। तो जब ये खुला करते हैं, ये ऐसे भी खुला करते हैं, ठीक है, और ऐसे भी खींच भी देते हैं। तो उससे क्या होता है, ये ब्लड वेसल खुल गई, ठीक है, और इसके जो सेल्स के बीच में ये गैप है, ये बढ़ गया। अब जब ये गैप बढ़ गया, जो अंदर हमारे, एक तो हमारे ब्लड के सेल्स होते हैं, आपको पता है आरबीसी डब्ल्यूबीसी वगैरह सेल्स होते हैं, और प्लाज्मा होता है, जो पानी फ्लूइड होता है अंदर, वो बाहर आना शुरू हो जाता है बिकॉज ये गैप से। और जब ये पानी गैप से बाहर आना शुरू हो जाएगा, तो जहां इसको नहीं होना चाहिए था, ये वहां होएगा, क्योंकि जो इसके आसपास नर्व्स हैं उनको इरिटेट करेगा, जो नर्व्स यहाँ को आपको सप्लाई करती हैं, उनको ट्राइजेमिनल नर्व कहते हैं, और फिर वो उसको इरिटेट करता है। अब जब वो उन नर्व्स को इरिटेट करता है तो आपको पेन फील होता है, दैट इज द मेन थिंग हियर, ठीक है। बट ये चीज जो है, अगर हम इस प्रोसेस को रोक सकें तो हमारा माइग्रेन का जो अटैक है वो ठीक हो सकता है। तो ये जो हमारी ड्रग है रिजाट्रिप्टन, ये क्या करती है, यहाँ पे ऑन दिस ब्लड वेसल, यहाँ पे कुछ ऐसे स्पॉट्स होते हैं जिनको हम रिसेप्टर कहते हैं, और ये जो आपकी रिजाट्रिप्टन है, ये यहाँ पे जाके इस रिसेप्टर पे चिपक जाती है, ठीक है। ये कहीं पे भी नहीं लग सकती, जहां पे इसका ये स्पॉट है चिपकने का, वहीं पे चिपकेंगी, रिसेप्टर पे चिपकेंगी, और वो क्या करेंगी कि ये ब्लड वेसल को खुलने नहीं देंगी, दे वोंट अलाउ इट टू डायलेट। तो जब डायलेट नहीं होगा तो एक तो खुलेगा नहीं, और माइग्रेन में ये तो खुल रहा था और प्लाज्मा जो अंदर है वो बाहर आ रहा था, और इसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो रही थी। तो ना ये खुलेगा ना इन्फ्लेमेशन, तो इन्फ्लेमेशन को भी रोकेगा और ब्लड वेसल को खुलने से भी रोकेगा। ये इसका रोल है, ये ब्लड वेसल जो है आपको वो उसको सिकुड़ के रखता है, कंस्ट्रिक्ट करके रखता है, खोलता नहीं है। ये इसका मेन रोल है, ये माइग्रेन में ऐसे उसी टाइम, बिकॉज जब माइग्रेन आपको हो रहा होता है तो आपकी जो ब्लड वेसल्स है ना, वो खुली होती है, ठक 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 खुली होती है, वो सारा प्लाज्मा बाहर आ रहा है, आपको दर्द हो रही है, तो अगर वो उसको कंस्ट्रिक्ट कर देंगी और वो बाहर जाना इसका फ्लूइड का रोक देंगी, तो आपको आराम आएगा। ये राइज अप ट्रिप्टन का जो मेन रोल है। अब मिलती किस किस फॉर्म में ये बाजार में, आपके डोज, आप जैसे मैंने कहा पहले भी कि इट इज 5 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम, 20, ये डिफरेंट डोजेज फॉर्म में अवेलेबल होती है। अब ये डॉक्टर आपके सिम्टम्स को देख के कि कितना सिम्टम्स हैं आप में, उसके हिसाब से ये प्रिस्क्राइब करेंगे कि आपको कितनी टैबलेट लेनी है और दिन में कितनी बार लेनी है, ठीक है। सो ये हमेशा ध्यान में रखें ना, ये हम को, बिकॉज कोई भी हेडेक माइग्रेन नहीं होता, हर एक हेडेक इज नॉट माइग्रेन, तो इसका डायग्नोसिस होना बहुत जरूरी है।
उसके बाद ही ये ड्रग, अदरवाइज और किसी हेडेक में ऐसा कोई खास रोल है नहीं है, ये इफेक्टिव ही नहीं होगी। सो स्वॉलो करना है, एक ग्लास वाटर के साथ इसको लेना है। और फूड का वैसे तो कोई इंटरेक्शन नहीं है इसके साथ, बट बेटर देखा गया है कि अगर आप हर रोज जिसको जैसे माइग्रेन अगर है किसी को, सो आप एक पर्टिकुलर उसको या खाने से पहले या खाने के बाद आप फिक्स कर लोगे, हाँ मैंने ऐसे जब मुझे नेक्स्ट अटैक में किसने लिया सेम टाइम में लिया तो फर्क पड़ता है। वैसे ऐसा कोई ज्यादा इंटरेक्शन नहीं है, क्योंकि कई ड्रग्स होती हैं कि अगर खाने के साथ खाएंगे तो उनका इफेक्ट कम हो जाएगा, पर इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। सो यू कैन टेक इट एनी टाइम। अब इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं? अब साइड इफेक्ट्स का मतलब हमारा है कि जब ये ड्रग ली तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है और होने की। एक तो ये ड्रग स्लीपीनेस, तो पेशेंट थोड़ा डिजी थोड़ा स्लीपी फील करते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को ऑब्वियसली जब उसको माइग्रेन अटैक हो रहा है वो वैसे तो ट्रैवल कर नहीं रहा होगा मोस्टली, तो वो कार चला ही नहीं पाएगा, तो उसको अवॉइड ही करना है। तो कोई और इसको लेके जाए कहीं पे, घर में है तो घर में ही बैठा रहे, कहीं और ना जाए, कोई काम ना करे जो बारीकी का काम, मशीन का काम। ऐसे लोगों को जब ये दवाई देते हैं तो ये नहीं कि वो खा के फटाफट वो बाहर निकल जाए, नहीं, उनको बैठना है एक जगह पे, घर में बैठना है। दे डोंट हैव टू गो एनीवेयर। वैसे भी ऐसे जब माइग्रेन अटैक हो रहा होता है आप देखोगे कि अगर आप जानते हो किसी को जो अटैक हो रहा है उसको वैसे भी लाइट पसंद नहीं होगी, वो एक बंद कमरे में बिल्कुल डार्क कमरे में बैठना पसंद करेगा। तो ये लोगों को उधर ही बैठना, रेस्ट करना चाहिए। ठीक है, कईयों को नोजिया होता है, जिसे लगता है कि दिल खराब हो रहा है, दिल कच्चा हो रहा है, समथिंग दैट फीलिंग। चेस्ट पेन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चेस्ट पेन क्यों होता है चेस्ट पेन? क्योंकि ये जो ड्रग है ये सिर्फ आपके ब्रेन की जो नाड़ियां उनको ही नहीं सिकुड़ती, कंस्ट्रिक्ट करती, ये और जगह भी करती हैं। ठीक है, अगर आप इसको नॉर्मल डोज में लेंगे जो प्रिस्क्राइब डोज है तब इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट तब मैंने इसलिए कहा कि उसको बार बार हाई डोज में लोगे तो और भी बॉडी के वेसल्स हैं वो भी सारे सिकुड़ जाएंगे, तो प्रॉब्लम क्या होगी? चेस्ट पे अगर हार्ट की जो आपकी वेसल्स है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाए, वो सिकुड़ जाए, तो आपके हार्ट को ब्लड नहीं जाएगा, तो क्या होगा? चेस्ट पेन शुरू हो जाएगा पेशेंट को। इनिशियली एंजाइना होता है कि आपकी जैसे जो हार्ट है उसके किसी भी पार्ट को ब्लड नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो पार्ट खराब हो जाएगा, धीरे धीरे सड़ने लगेगा। सो चेस्ट पेन, सो ऐसे इसीलिए जो ऑलरेडी हार्ट के पेशेंट हैं, जिनको कोई हार्ट अटैक की हिस्ट्री है, हो चुका है पहले, जिनको एंजाइना ऐसे अटैक होते रहते हैं चेस्ट पेन के, उस पर हमें प्रेफरेबली ये ड्रग नहीं देनी चाहिए, और ये मसल वीकनेस भी कॉज करती है। सो बाकी सारे तो माइल्डर प्रॉब्लम्स हैं। सो अगर आप ये देखें कि अगर कोई चेस्ट हार्ट का पेशेंट है, हम प्रेफर करेंगे कि ऐसी दवाई उसको ना दी जाए, बिकॉज ये उसको और ट्रिगर करने का खतरा हो सकता है। अब लास्टली इसकी प्रिकॉशंस जो हमने ध्यान में रखनी है, इसको अल्कोहल के साथ मैक्सिमम, हम हमेशा कहते हैं कोई भी दवाई किसी की चल रही है तो अल्कोहल अवॉइड करना चाहिए। हार्ट डिजीज में, एज आई टोल्ड यू, डू नॉट गिव इट इन पेशेंट ऑफ हार्ट डिजीज। ब्लड प्रेशर, पेशेंट को हाइपरटेंशन है, और हाइपरटेंशन का रीजन क्या होता है? ब्लड वेसल्स आपकी सिकुड़ती है, कंस्ट्रिक्ट होती हैं, तो उसी से प्रेशर बढ़ता है आपके वेसल्स में, तो दैट इज कॉल्ड एज अ हाई ब्लड प्रेशर। तो ये भी वही काम कर रहा है। तो ऑलरेडी पेशेंट को हाई ब्लड प्रेशर है, आप ये दवाई उसको और दे रहे हो, वो और कंस्ट्रिक्ट करेगा और हाई बीपी करेगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगी, हाइपरटेंशन क्राइसिस, इमरजेंसी हो सकती है। ठीक है, सो ऐसे पेशेंट्स में हमें नहीं देना चाहिए, प्रेगनेंसी में नहीं देना चाहिए, मैंने बताया क्यों नहीं देना चाहिए। और जो मदर्स नर्सिंग कर रही हैं, लैक्टेशन कर रही हैं, बिकॉज अभी स्टडीज नहीं है प्रूव करने के लिए कि ये ड्रग उनको देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, तो बेटर है कि अवॉइड करनी चाहिए। फिर एक और चीज, जो पेशेंट्स हैं, जो डिप्रेशन के पेशेंट्स होते हैं, जिनको ऑलरेडी डिप्रेशन है, उनको हम एक पर्टिकुलर दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं जिसको कहते हैं SSRI। ठीक है, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। ठीक है, और सेरोटोनिन और एपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। तो इसका मतलब ये है कि ऐसे जो डिप्रेशन में क्या होता है पेशेंट्स में, एक हमारा बड़ा अच्छा सा केमिकल है हमारे ब्रेन में, उसको कहते हैं सेरोटोनिन, उसको हैप्पी केमिकल भी कहते हैं, तो हैप्पीनेस के लिए बड़ा अच्छा है। तो जब कोई सैड होता है तो उसको हम कहते हैं चल बनाना खा ले, उसमें सेरोटोनिन है, चल डार्क चॉकलेट खा ले, उसमें सेरोटोनिन है, बिकॉज सेरोटोनिन होता है हैप्पी हार्मोन, तो खुश में अच्छा लगेगा। सो डिप्रेशन में भी ये देखा गया है कि एक्चुअली पेशेंट को डिप्रेशन होता है उनमें सेरोटोनिन कम होता है, तो हम ऐसी ड्रग्स देते हैं कि सेरोटोनिन बढ़ जाए। तो ये वही ड्रग्स हैं जो आपकी ब्रेन में सेरोटोनिन बढ़ाती हैं। ठीक है, अब ये जो हमारी ड्रग है रीजाट्रिप्टिन, ये जो मैंने आपको बताया कि ये जो रिसेप्टर से होते हैं जहां पे चिपक जाती है, ठीक है, यहां पे ये चिपक गई है, ये जो रिसेप्टर हैं ये भी सेरोटोनिन के ही रिसेप्टर होते हैं। ठीक है, तो ये सेरोटोनिन का ही काम, उस जैसा ही काम, उसके काम को एनहांस कर रही है, इंक्रीज कर रही है।
तो क्या है ऐसे पेशेंट में, जब आप एक तो यही ड्रग दे रहे हो जो सेरोटोनिन का काम इनहेंस कर रही है, और इस पेशेंट में हम ऐसी ड्रग्स, डिप्रेस पेशेंट में भी वही ड्रग्स दे रहे हैं जो सेरोटोनिन को बढ़ा रही हैं, तो सेरोटोनिन प्लस सेरोटोनिन का काम ऐड हो रहा है। तो कोई भी चीज जब ज्यादा हो जाती है, हद से ज्यादा या हद से कम, दोनों चीजें डेंजरस हैं। तो ये हद से ज्यादा, हमें इतना सेरोटोनिन भी नहीं चाहिए, क्योंकि फिर उसके साइड इफेक्ट आने शुरू हो जाते हैं। इसको कहते हैं सेरोटोनिन सिंड्रोम। तो पेशेंट को कोई नोजिया, वॉमिटिंग, डिजीनेस एंड मे बी चेस्ट पेन, पैल्पिटेशन, ये सारा कुछ होने लगता है। तो ये डेंजरस कंडीशन है। तो पेशेंट की हिस्ट्री लेना, और पेशेंट का भी ये रोल होता है कि जब भी वो डॉक्टर के पास जाए और उसको डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा हो, वो बताए डॉक्टर साहब मुझे ये दवाइयां चल रही हैं। तो डॉक्टर को पता होना चाहिए कि आपको कौन सी दवाई चल रही है, क्योंकि उसने वो जो ड्रग देनी है वो उसके हिसाब से देनी है। सो अगर एक पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सेकंड डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पूरी हिस्ट्री ले पेशेंट से। पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई चीज ना छुपाए कि मैं कौन सी ड्रग ले, कि डॉक्टर को क्या कहेगा। मैं ऐसे ना, स्टिग्मा होता है ना पेशेंट को कि मुझे डिप्रेशन है, मैं क्या बताऊं कि मैं डिप्रेशन का पेशेंट हूं, मैं दवाई ले रहा हूं। नहीं, मैं नहीं पापा, नहीं, ऐसा नहीं करना, क्योंकि फिर इससे लेने के देने पड़ जाएंगे। सो यू विल हैव अ प्रॉब्लम। सो बेटर इन फ्रंट ऑफ अ डॉक्टर यू शुड ऑलवेज टेल वट एवर यू आर टेकिंग, ठीक है। एंड लास्टली इज डू नॉट गिव अलॉन्ग विद अर्गोट एल्कोलॉइड्स। अब ये क्या चीज है अर्गोट एल्कोलॉइड्स? अब जो अर्गोट एल्कोलॉइड्स भी इसमें एक्चुअली एक ग्रुप है ड्रग का, और इसमें एक ड्रग आती है डाईहाइड्रो अर्गोटामीन। और ये जो ड्रग है ये भी हम माइग्रेन के पेशेंट्स में यूज करते हैं, बिकॉज ये भी वेजो कंस्ट्रिक्शन कॉज करती है। पर ये बहुत स्ट्रॉन्ग वेजो कंस्ट्रिक्शन कॉज करती है, रिजाट्रिप्टन से भी ज्यादा। तो इसके इतना स्ट्रॉन्ग वेजो कंस्ट्रिक्शन करती है कि इसके साइड इफेक्ट ज्यादा आने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए हम इसको फर्स्ट चॉइस नहीं रखी, हमें तब देते अगर वो ट्रिप्टन जो है, रिजाट्रिप्टन और वैसी ड्रग्स अगर वो ना काम करें, तो हम इस ड्रग पे जाते हैं। अब अगेन, इसको और रिजाट्रिप्टन को और डाइहाइड्रोगोटामीन को इकट्ठा नहीं देना, बिकॉज अगेन आई टोल्ड यू, वेजो कंस्ट्रिक्शन प्लस वेजो, डबल डबल इफेक्ट हो जाएगा। तो अगर किसी को कोई ड्रग, वही ड्रग इफेक्टिव नहीं है, आपने चेंज करनी है डाइहाइड्रोगोटामीन के साथ, तो बीच में गैप दें। अगर रिजाट्रिप्टन आज दी है, 24 घंटे के बाद, 24 आवर्स के बाद, देन हम ये वाली ड्रग देंगे, ताकि तब तक जो पहली वाली ड्रग होगी आपकी बॉडी से निकल चुकी होगी, तो आपको डबल वेजो कंस्ट्रिक्शन की प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो उससे साइड इफेक्ट्स नहीं आएंगे, राइट। सो ये था बेसिकली ऑल अबाउट दिस ड्रग विच इज कॉल्ड एज रिजाट्रिप्टन। एक्चुअली ये सॉल्ट है, और मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट लेबल्स, ब्रांड नेम के साथ अवेलेबल है। सो anybody who's suffering from migraine or who knows somebody जिसको माइग्रेन है, आप जाके देख सकते हैं कि अगर उसको बहुत ज्यादा वाला, मतलब एक माइल्ड है जो नॉर्मल पेन किलर से ठीक हो जाता है, उनसे नहीं हुआ, तो मोस्टली आप देखेंगे कि ये वाली प्रिस्क्राइब हो रही है। तो ये जानना जरूरी है, अगर आप खुद पेशेंट है माइग्रेन की एंड आपको ये ड्रग प्रिस्क्राइब की गई है, इस ग्रुप की कोई भी ड्रग प्रिस्क्राइब की गई है, तो दिस इज फॉर योर इंफॉर्मेशन कि क्या क्या होता है, ये ड्रग है क्या, कैसे एक्ट करती है, कैसे बेनिफिट करती है। और कोई भी ड्रग हमें कभी भी विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं लेनी चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट इज द रीजन, ठीक है। सो और एक और चीज कि हमें कौन सी दवाई के साथ ये नहीं लेनी चाहिए, एंड हमें क्यों जरूरी है कि हम हर एक दवाई जब भी डॉक्टर के पास जाएं अपनी लिस्ट लेके जाएं। सो थैंक यू फॉर पेशेंट लिसनिंग, एंड आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, एंड आई विल बी कमिंग सून विद अनदर ड्रग, अनदर वीडियो ऑन दैट, and this is Dr. Deepika signing off. Thank you so much.